तो यहां पे देखो प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति से जो सारे संसाधन हम निकाल रहे हैं, सिंपल सा दिमाग में। पारंपरिक जो परंपरा दर परंपरा चला, गैर पारंपरिक जो परंपरा दर परंपरा नहीं चला। अब इसको और उलझा देता है और एक बात इसमें डाल देता है, इस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो ये जो पारंपरिक परंपरा दर परंपरा चली, नई एक पुरानी, उसको बोलेंगे अनवीकरणीय। नहीं तो बच्चा रट रट के पगला जाता है, कभी याद नहीं होता उसको। गैर पारंपरिक परंपरा दर परंपरा चली क्या? नहीं, यानी नई ऊर्जा है, नवीकरणीय। सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय। पवन ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय। खत्म। तो ये दो बात याद रखना, पारंपरिक ऊर्जा वो नवीकरणीय ऊर्जा। यहाँ पे डिफिनेशन रहता है कि वो ऊर्जा जो सीमित ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो सीमित है उसके लिए यूज करता है, और वो ऊर्जा जो अनंत है उसके लिए ऐसे वर्ड यूज करते हैं ज्योग्राफी में। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ाने के लिए यूज करते हैं कि परंपरा दर परंपरा जो चली वो पारंपरिक, और जो परंपरा दर परंपरा चली वो पुरानी है। समझ आ गया? जो परंपरा दर परंपरा नहीं चली वो गैर पारंपरिक मतलब नहीं है। तो गैर पारंपरिक क्या है? नवीकरणीय। और पारंपरिक क्या है? वो नवीकरणीय। अब हम इसको देखते हैं भुतला के कि भुतलाए। कोयला क्या है? पारंपरिक। नवीकरणीय क्यों? नवीकरणीय। वो नवीकरणीय का है। बस इतना ही समझ गए, हम समझ गए। अब अगला संसाधन है कोयला। देखो कोयला के प्रकार हैं। पहला है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, और लास्ट में है पीट। कोयला के कितने प्रकार? 4 प्रकार। अब है यहां पे कार्बन की मौजूदगी। अब हम एक है किसी भी वस्तु की प्राचीनता या समय का उल्लेख करते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति जिसको बोलते हैं C14। नाम सुने? कार्बन डेटिंग इसको बोलते हैं। एक बात सुने होगे, जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब यहां पे एक सवाल यह है कि जिसमें कार्बन होगा, ऐसा कोई चीज जिसमें कार्बन ना हो जो आप जानते हो, जरा बताना कोई, जिसमें क्या? अरे जिसमें वेरी नाइस, H2O। इसमें कार्बन है क्या? नहीं, H2O। ये जो कोयला है इसमें जो कार्बन की मात्रा है ये इसके ऊर्जा को दिखाती है। इस कोयले में, ये कोयला जितना ज्यादा प्राचीन होता है ये उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब हम लोग ये सोचे कि सर जमीन के नीचे जो कोयला है उसको 2000 रख क्यों नहीं देते साल? 2000 के बाद निकालेंगे। 2000 के बाद लोग कोयला के लिए के बाद हीरा के लिए रख देगा तो फिर 4000 रह जाएगा ना। संसाधन को हम अस्थिर नहीं छोड़ सकते। अगर आपके छोटका भाई को पता चल गया तेजौरी तुम्हारा ताक पे फूट जाएगा। फुटेगा कि नहीं फुटेगा? कभी पैंट में अगर भूल गए तो 500 रुपया 3 महीना रह जाएगा। और अगर संसाधन का पता है वो खर्च हो जाएगा। हुआ क्या? यहाँ पे एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, बिटुमिनेट, पीट, जिस देश के पास जो भी संसाधन है वो उसके हिसाब से उसका दोहन कर रहा है। कोयला से यहाँ पे 2 तरीके के सवाल बनते हैं। कोयला, किसी भी वस्तु की के उम्र का अंदाजा हम कैसे लगाते हैं? कार्बन डेटिंग, C14 एक पद्धति है, और दूसरा है यूरेनियम डेटिंग। तो इसमें कार्बन डेटिंग ही पूछता है कि किसी भी वस्तु के उम्र का अंदाजा लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डेटिंग। यहां देखो, यहां देखो, ऐसे नहीं, आप बोलोगे ना उसको बुरा लगेगा। यहां देखो, यहां देखो, ओहो, देखो तुम लोग यहां देखो। कार्बन डेटिंग वस्तु के उम्र का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। कोयले के कितने प्रकार हैं? 4। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। सबसे अच्छा कोयला कौन है? और सबसे खराब कोयला? अब ये अच्छा और खराब आया कहां से? ये अच्छा और खराब आया प्राकृतिक प्रभाव से, यानी पर्यावरण।
ऊर्जा। तो कोयला के 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। सबसे अच्छा कोयला क्या है? एंथ्रासाइट। सबसे खराब कौन है? पीट। किसी भी चीज के हम उम्र का अंदाजा कैसे लगाते हैं? कार्बन डेटिंग C14। अब देखो कि कोयला का एंथ्रासाइट अच्छा क्यों कहा गया। पहला कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है, कम धुआं छोड़ता है, कम राख देता है। ये यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे भट्टा का दैया, सब भट्टा में देखते हो, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है बिटुमिनस। इसका ये दूसरा पार्ट है, ये बिटुमिनस। लिग्नाइट है तीसरा, पीट है चौथा। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। और हमारे पास इसके जो संसाधनों के जो भंडार है उसके हिसाब से नाम लगाए। सबसे अच्छा कोयला कौन? एंथ्रासाइट। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, कम धुआं देता है, कम राख देता है, अत्यधिक ताप देता है, यानी ये जलता अच्छे से है, ताप ज्यादा होती है, इसीलिए ये कोयला अच्छा है। दूसरा है कि ये जो कोयला है पर्यावरण के हिसाब से अच्छा माना गया। दूसरा, ताप ज्यादा देता है, और अगर ये कम धुआं देगा तो कम ग्लोबल वार्मिंग को फैलाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे सवाल कैसे बनता है, अब यहां पे देख लो। कहेगा रोहिणी अपनी कक्षा 3 की एक बच्ची को पढ़ाते समय ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करती है। ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाने के लिए सबसे अच्छे संसाधन हो सकते हैं ए कोयला, बी हीरा, सी समुद्री जहाज, डी साइकिल। अब आपको पता भी तो होना चाहिए ना ग्लोबल वार्मिंग कहां से होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग सिखाने के लिए बच्चों के लिए सबसे अच्छा संसाधन क्या हो सकता है? कोयला। साइकिल संसाधन है कि नहीं? हवाई जहाज संसाधन है कि नहीं? तो बहुत बच्चा ये पहले से ही जानता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, ग्लोबल वार्मिंग किससे जिम्मेदार हुआ? ज्यादा तापमान बढ़ गया। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग है क्या। हमारी धरती के ऊपर फैला हुआ ये जो अक्षोभ मंडल होता है, सबसे भारी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? इस पे जालीनुमा संरचना बना लेती है। ऊपर से आ रही सूर्य की ऊर्जा को अंदर तो एंट्री मारने देती है पर रिटर्न जाने नहीं देती। हमारा जो प्लांट है वो टोटल सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत यूज करता है? 1%। ये तो पढ़ाए थे कि प्लांट टोटल सूरज की रोशनी का 1% मात्र यूज करता है। हमारी धरती पर ये जो सूरज की रोशनी आई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रिटर्न नहीं जा पाई। इतना काहे करता है? कोई बात नहीं। देखो हम लोग देखे कोयले के कितने रूप? 4 रूप। कौन कौन? बोल जाओ 4, बोल जाओ 4। कितने रूप? 1 रूप। 4 रटते रटते 1 याद नहीं रहेगा। तो कोयले के कितने रूप? 1 रूप। 4 भूल जाओ। कौन? एंथ्रासाइट। जब भी यही पूछता है कि सबसे अच्छा कोयला में अच्छे की बात करता है, बच्चा को पढ़ाओगे ना तो बच्चा को खाली अच्छा अच्छा पढ़ाना है। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मे ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाते समय सबसे अच्छी युक्ति हो सकती है कोयला। आज हमारी धरती पर सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर कोई फैला रहा है, कोई संसाधन, कोई ऊर्जा, तो वो है कोयला। इसीलिए सरकार कोयले को प्रतिबंधित करना चाह रही है। पर हमारे यहाँ ऊर्जा के अलग विकल्प नहीं है। आप बिजली जलाते हो, कभी सोचे हो ये बिजली कैसे बना? कोयले से, जिसको बोलते हैं हमारा आज ज्यादातर बिजली के जो थर्मल पावर प्लांट है वो कोयला से चल रहा है। आप भले कोयला यूज नहीं कर रहे हो, हम भले यूज ना कर रहे हो, एलपीजी पे आ गए हो, लेकिन कोयला आज भी बड़े पैमाने पर यूज हो रहा है और वो कारण है ग्लोबल वार्मिंग के। तो एक शिक्षिका बच्चों को अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा रही है, प्रदूषण के बारे में पढ़ा रहे हैं, आंख मानो आंसर क्या जाएगा? कोयला। दूसरा है कि अगर कोई शिक्षिका बच्चों को प्रदूषण के बारे में पढ़ाना चाह रही है तो सबसे अच्छी युक्ति शिक्षिका के लिए क्या है? ताप विद्युत क्षेत्र में लेके जाओ। अब वहां कोयला नहीं होगा, प्रदूषण के बारे में पढ़ा रही है, कोयला जलने के बाद न प्रदूषण करेगा। आप उसको कहां लेके जाओगे? चिमनी भट्टी में लेके जाओ या बिजली फैक्ट्री में लेके जाओ, ऐसे जगहों पर। और बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है भ्रमण से, और भ्रमण लाता है अस्थायी ज्ञान। कोयला के सबसे अच्छे रूप कौन? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छे क्यों हैं? क्योंकि कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। किसी भी चीज के उम्र का अंदाजा हम कैसे लगाते हैं? C14 कार्बन डेटिंग। सबसे अच्छा कोयला कौन? एंथ्रासाइट। कोयला अच्छा क्यों है एंथ्रासाइट? क्योंकि इसमें ताप ज्यादा है, धुआं कम है, राख कम है। और क्या हम लोग तो बिटुमिनस यूज करते हैं, या उससे भी खराब। हम लोग का कोयला कोयला नहीं, पत्थर होता है। जो रियल कोयला होता है वो बहुत हल्का होता है, एंथ्रासाइट।
देखोगे ना अच्छा कोयला मिलेगा ना, ऐसे हाथ में लेना, बहुत हल्का होता है। और ये कोयला कौन से चट्टान के उदाहरण है? अवसादी चट्टान के। कल हम बताए थे ना, हथौड़ी मारो टूट के अलग हो, हथौड़ी मारो जो परत बाय परत हो उसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। और अवसादी जीवाश्म के जीवाश्म उसमें पाए जाते हैं। एक लंबे प्रक्रिया के बाद ये गाछ वृक्ष जो जमीन की सतहों में दब गए, और यही बाद में फिर क्या हो गया, रूपांतरण हुआ इसका। ये कोयला बाद में ग्रेफाइट फिर हीरा में बदल जाएगा रूपांतरण के साथ साथ। तो ये कोयला क्या है, रूपांतरित हुआ है। ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। तो हम लोग कोयला देख लिए। कोयला में रटना कितना है, एक। नाम क्या है, एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला क्या, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट अच्छा क्यों है, क्योंकि ये पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन हमारे पास एंथ्रासाइट का भंडार कम है, इसलिए। और दूसरा है कि रहेगा तब ना। एंथ्रासाइट अच्छा होने के कारण महंगा हो गया। हम लोग किसी भी संसाधन का चुनाव 3 चीजों पर करते हैं, याद है कि भूल गए? पहला सस्ता, दूसरा उपलब्ध, और तीसरा सांस्कृतिक। वो होता है खाने पीने में, जलाने में भी होता है, लगाने में भी होता है, पहनने में भी होता है। यहां तक कि लोग रंगों को भी धर्म से जोड़ के देखता है कि भगवा पहन लिए, धर्म गया। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो संसाधन, ये जो हमारे जो संसाधन है ना, पहले सस्ते होने चाहिए। अच्छा है कि खराब है तो बाद में देखेंगे ना। दूसरा होना चाहिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, नहीं तो आप खोजते ही रह जाओगे। और तीसरा है उसका सांस्कृतिक महत्व होना चाहिए, नहीं तो आप चाह के भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, चुरा के ले जाना पड़ेगा। कोई पूछेगा क्या है, बोले छोड़ो बाद में दिखाएंगे। यही होगा ना, संसाधन आप दिखा नहीं सकते। कोयला का सबसे अच्छा रूप क्या, एंथ्रासाइट। प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटे थे, 2 भागों में, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। जो परंपरा दर परंपरा चले उसको क्या बोलते हैं, पारंपरिक। निर्वाह जलाना किसका उदाहरण था, पारंपरिक का। कार्बन की कितनी मात्रा होती है तो बहुत बड़ा सवाल हो गया, विकिपीडिया या तो हम करेंगे या तुम कर लो सर। तो एंथ्रासाइड में कार्बन की बहुत ज्यादा मात्रा होने के कारण क्या होती है कि उसमें उसको क्या करता है कि कोयले के वो क्या है, अच्छे रूप हैं। अब सेकंड चलते हैं, कोयला हो गया हमारा। पहला तो देख लिया हम लोग संसाधन। संसाधन 2 तरीके के, एक हो गया पारंपरिक, दूसरा गैर पारंपरिक। इसी पारंपरिक को हम 2 तरीके से देखें, नवीकरणीय और पुनः। अब देखो, संसाधन को बचाने के लिए है ट्रिपल आर, जिसको बोलते हैं 3 आर। किसी भी संसाधन को हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सके, इस संसाधन को बचाने के लिए जो विचार लाया गया इसको बोलते हैं धारणीय विकास। अब देखो यहां पे एक बात आ गया, ट्रिपल आर, ये सवाल बना हुआ है सीटेट में। पहला है कम उपयोग, दूसरा है पुनः उपयोग, और तीसरा है पुनः चक्रण। संसाधन को बचाने के कितने आर हैं, 3 आर। पहला कम उपयोग। अगर आप चाहते हो कि आपका ये संसाधन आपके अपनों को मिले, धरती से पानी निकल रहा है, आपके अपने भी तरसेंगे, बगल वाले भी तरसेंगे, दुनिया जहान वाले भी तरसेंगे। तो इसलिए है संसाधनों का कम उपयोग। आप अपनी जमीन नहीं बेचते हो ताकि आपके आने वाले पीढ़ी के काम आए, पर पानी चला के छोड़ देते हो। क्या पानी जो जमीन के नीचे का संसाधन है, अगर वो नहीं रहा तो जमीन पे क्या करेगा आपका जो आने वाला पीढ़ी होगा। तो जो हमारी जो भी संसाधन है, ये संसाधन अनंत नहीं है, सीमित संसाधन है। तो यहां पे बात किया जा सकता है कि जो हमारे संसाधन सीमित संसाधन है, उस संसाधनों के लिए ट्रिपल आर लागू होते हैं। सीमित संसाधनों के लिए, जैसे पानी सीमित संसाधन है, उसका कम उपयोग करो। अगर ज्यादा उपयोग करोगे, ठंडा में गर्म पानी निकालने के लिए, गर्मी में ठंडा पानी निकालने के लिए 1 गिलास के लिए 3 बाल्टी पानी बाहर, तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे लेयर नीचे जाएगा ना। तो इससे क्या हो गया कि पहला है कम उपयोग, जो भी संसाधन है कम उपयोग करो, और दूसरे को कम उपयोग करने की सलाह दो। प्राकृतिक संसाधनों को बचाओ जो संसाधन क्या है, सीमित है। दूसरा है पुनः उपयोग। अगर आपके पास जो संसाधन आपके हाथ लग गया तो उस संसाधन का मल्टीपल यूज करो, जितना बार यूज कर सकते हो, जैसे आप यूज कर सकते हो उसको बोलते हैं पुनः पुनः यूज, बार बार यूज करो उसका। तो 3 आर सीमित संसाधनों के लिए पहला है सही से यूज करो, बार बार यूज करो, जब तक वो चल रहा है तब तक चलाओ। इसीलिए यहां पर बात हो जाती है कि जिसके अगर क्या होगी कि पैसा आपके पास खूब है, संसाधन आप बहुत ज्यादा लोगे, तो सरकार इसीलिए संसाधनों पर टैक्स लेती है ताकि आप संसाधनों का क्या करो, ज्यादा उपयोग करो।
तो हो गया पुनः उपयोग, जितना बार यूज कर सको। पुनः उपयोग का एक मतलब हुआ बार बार यूज करो, दूसरा है फॉर्म बदल दो। जैसे पहले चद्दर ओढ़े, बाद में तकिया का खोल बना लो, पहले लुंगी पहने, बाद में उसका रुमाल बना लो। तो इसको बोलते हैं ना पुनः उपयोग, उपयोग बदल बदल के। लास्ट है पुनः चक्रण, इसके बनते हैं पैडागोजी के सवाल। अब पुनः चक्रण क्या बोलता है? क्या हो गया मैडम, कल से जगह बदली करो, आप आगे बैठना। अरे देखो, अच्छा कोई कुछ नहीं, देखो गप नहीं करो, सबको अच्छा नहीं लगता है। ओहो, आप इधर देख लो, थोड़ा देर देख लो, 5-10 मिनट, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता।